अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम गहरी नज़र डालेंगे कुछ ऐसे मौज़ूआत पे, कुछ ऐसे सुलगते मौज़ूआत पे जो कि यकीनन इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि उन पे बात की जाए, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो शायद हमारा मीडिया आवाम तक किसी भी अपनी जो उनकी मसलहत होती है या जो भी आप उसे नाम दें उसकी वजह से नहीं पहुंचा पा रहा, तो हम पहुंचाएंगे आप तक। सबसे पहले हम बात करेंगे नाजरीन, कराची में जब मुफ्ती साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ तब भी हमने कहा था कि इसमें तीसरे मुल्क को ज़रूर शामिल तहक़ीक़ किया जाए, और फिर वही ख़दशा जो हमने जिसका इजहार किया था वही हुआ। और कुछ अरसा कबल जब दो अफराद गिरफ़्तार किए गए, एक नकवी और एक मूसवी, एक रिपोर्टर था जंग ग्रुप में और दूसरा रिपोर्टर था अब तक टीवी चैनल का। उसके बाद उस केस में मज़ीद पेशरफ्त हुई और पिछले ही इसी हफ्ते में 6 मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार किया गया और मीडिया के सामने उन्हें पेश किया गया, और जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इनको सपोर्ट कहाँ से हो रही थी, और फिर ये भी बता दिया कि इनका टारगेट क्या था, कितने लोगों को इन्होंने टारगेट किया। हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम बारहा यानी इदारों को मुतनब्बे करते रहे, इदारे अपने काम कर रहे हैं बिलाशुबा, लेकिन क्यों नहीं रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे, आला सतह पे हम अपने पड़ोसी ममालिक को दो टोक पैगाम दें कि हमारे मुल्क में मज़ीद मुदाखलत बंद की जाए। साथ में नाजरीन बात करेंगे बलूचिस्तान में आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या मकरान में वाक़ हुआ, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें BLA के दहशत गर्दों ने मुसाफिर बसों को रोका, उनकी यानी उन्हें तलाशी ली और शनाख्ती कार्ड चेक कर के बंदों को नीचे उतारा, और तकरीबन 19 से 21 अफराद को वहाँ पे बहिमाना तौर पे कत्ल किया गया। आखिर क्या वजह है? बलूचिस्तान ही एक बार फिर निशाने पे रहा। कुछ दिन कबल क्वेटा में जो धमाका हुआ था सब्ज़ी मंडी में, और उससे 1-2 दिन बाद पेशावर हयाताबाद में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें फोर्सेस ने उसको यानी दहशत गर्दों की जो कार्रवाई थी उसको कबल अज़ वक्त नाकाम बना दिया और उन्हें ठिकाने लगा दिया। अब फिर ये मकरान का वाक़या पेश आया। क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्या दोबारा से वो जो दहशत गर्दी की लहर है खुदा न खास्ता वो फिर से शुरू हो गई है, फिर से ममलिकत का अमन गारत किया जाने लगा है? कौन लोग हैं ममलिकत के अमन को गारत करने वाले, और ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है बतौर एक शहरी, बतौर रियासत, बतौर इदारा, बतौर सिक्योरिटी फोर्सेस के, हर एक पाकिस्तान में हर एक शहरी, चाहे वो किसी हुकूमती इदारे से हो या फोर्सेस के इदारे से हो या आम शहरी हो, हम सब की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसी तरह नाज़रीन हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान की एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कुछ दिन कबल तो ये ख़बरें थी कि अफ़गान तालिबान अफ़गान हुकूमत को किसी खातिर में नहीं ला रहे, और जो अमेरिका के साथ अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन मुज़ाकरात, उनमें अफ़गान हुकूमत को यकसर उन्हें मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से बात करेंगे कि अभी ख़बरें आ रही है कि अफ़गान हुकूमत भी उन मुज़ाकरात में शामिल हो रही है। साथ में हम बात करेंगे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुज़ाकराती दौर चल रहा है। बड़ी खुशकुन ख़बर मिली है। हम पहले ही कहते आए हैं अपनी हुकूमत से, रियासत से, इदारों से कि ये हमारे अपने हैं, चाहे वो पख्तून है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, लेकिन अगर रियासत से किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें दूर किया जाए और उन्हें ला के बिठाया जाए, प्यार से, मोहब्बत से मसाइल को हल किया जाए। सबसे पहले इसी हवाले से बात करते हैं। अली वज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अली वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। अली वज़ीर साहब, ये पेशरफ्त हुई है, बड़ी खुशकुन ख़बर मिली है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की लीडरशिप जिसमें आप हैं, मोहसिन दावड़ साहब हैं और मंजूर पश्तीन है, वो गए हैं सेनेट में और बात हुई है हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, तो क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से?
मेहरबानी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके इदारों का। बहुत शुक्रिया। और सुनने वालों को सलाम। अलैकुम सलाम। हाँ, बात यह है कि ये सेनेट की कमेटी है जिसके मोहम्मद सैफ इसके चेयरमैन है जी, और ये सेनेट की कमेटी है। तो इस हवाले से इन्होंने कुछ अर्सा पहले रब्ता किया था तो कि हम इसे आप लोगों से मिलना चाहते। तो फिलहाल तो ये मैं तो इस कमेटी में पहली नशिस्त में नहीं था। तो इनके साथ अब जो हमारी अभी नशिस्त हुई है ये एक तारीफी किस्म का नशिस्त था, क्योंकि अगर हम बैठते हैं मुज़ाकरात इन चीज़ों के लिए तो हम एक प्रॉपरली तरीके से एक जामे प्रोग्राम के साथ और जो जरगे का या इस चीज का जो ये कह रहे मुज़ाकरात का कि हम रियासत के दरमियान जो आपके मुतालबात है वो ठीक है, वो जायज मुतालबात है, लेकिन हमें सिर्फ इस हवाले से ये थोड़ी ये बातें महसूस हो रही है और हम महसूस भी करते हैं कि हर बार ये कहते हैं कि हम आपकी और रियासत के दरमियान जो है ना वो बात करना चाहते हैं। तो जरगे की और ये जो दरमियान में इस तरह की कमेटी होती है या जो कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो कहते कि हम हकायक जानना चाहते हैं और आपकी आवाज जो है ना वो रियासत की और रियासत की जो बातें होती है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसमें जो मेन किरदार होता है वो ये होता है कि दोनों फरीकैन की बातें सुन के फिर एक दूसरे के साथ इन मुज़ाकरात की और इन बातों की जो शिकायत होती है, जो तहफ़्फ़ुज़ात होती है या जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात होते हैं उनका फिर ये हर जो होता है, जो सालिस होता है, जो जरगा होता है, जो कमेटी होती है उनका बारीकी से तज्जिया लेते हैं और तज्जिए के बाद फिर वो अपना एक अनाउंसमेंट जारी कर लेते हैं, एक वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं या लोगों को मीडिया के जरिए बराह रास्त आ जाते हैं कि हमने ये बातें की है। फिर उसमें जिस फरी की गलती होती है और अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात फिर उस तरफ नहीं बढ़ते हैं तो फिर उसमें इस चीज़ की निशानदेही वो होती है कि ये फलाने फरीक ने ये बातें की है या फलाने फरीक के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे या ये इल्ज़ामात थे या ये इंक्वायरी की पोजीशन थी, फिर उसकी वजाहत हो जाती है। तो हम इस बार ये बिल्कुल वाज़ेह करेंगे कि अगर किसी भी फरीक में गलती हो या दोनों फरीक में से कोई दो फरीक जो है ना वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर ना आए तो उसके खिलाफ जो है ना वो मीडिया पे फिर आप लोगों को बात करनी होगी। जी अच्छा अली वज़ीर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। जिस तरह बारहा आपको कहा जा चुका है कि आपके मुज़ाकरात बिल्कुल बजाय हैं, दुरुस्त हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा, तो क्या वजह है बारहा बैठक हुई, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे, क्या वो मुज़ाकरात या जो आपके मुतालबात हैं वो पूरा नहीं कर रहे या फिर मुतालबात में आए रोज़ PTM की तरफ से मज़ीद शराइत लागू हो रही हैं? क्या मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं वही पुराने वाले हैं? जी इसमें बात यह है कि देखिए हम शुरू से ये कह रहे थे, हमें कुछ इस हवाले से हमने ये वजाहत भी बार बार की है कि एक तो ये बात है कि जो भी बात हो हमें पाकिस्तान की वफाकी लेवल पे करना चाहिए, कौमी सतह पे करनी चाहिए, न कि आप हमें खैबर पख्तूनख्वा या फाटा तक महदूद रखा जाए। क्योंकि अगर आप देखें कि नकीब जो है ना, नकीब का वाक़या जो है ना इसमें कराची में हुआ है और साथ अरमान लोनी की शहादत जो है ना वो लोरलाई में हुई है। इस तरह पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे हमारा मुजाहरा न हुआ हो, जहाँ पे हमारा जलसा न हुआ हो, जहाँ पे हमारे बंदे गिरफ्तार नहीं हुए हो। अभी तक हमारे बहुत से बंदे जो है ना वो गिरफ्तार भी है, कोई ECL में नाम भी डाले गए और साथ ही जेलों में पड़े हुए है, मतलब अभी तक FIR भी काटे गए। तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ जो मुज़ाकरात हो वो वफाकी और कौमी सतह पर हो, ताकि हमारी नुमाइंदगी जो है ना वो कौमी सतह पर हो। और साथ ही हमने ये भी कहा है कि आप लोगों ने अगर हमारे साथ मुज़ाकरात वाज़ेह करने हैं तो अपने अख्तियारात को भी वाज़ेह करना होगा कि आपके अख्तियारात किस हद तक है। अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर हम हक पर जाने दे तो ठीक है, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ खड़े हो जाए, जिस तरह हम अपने इसके लिए आवाज उठा रहे आप इस तरह हमारे लिए, लेकिन आप जो फरीक गलत हो, जिस फरीक ने जुल्म किया हो, जो फरीक ज्यादती कर रहा हो या जिस फरीक ने ज्यादतियां की है तो उस फरीक को फिर गलत कहना होगा। वो मीडिया पर
मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हम गलत है, आप हमारे खिलाफ आए। लेकिन ऐसे भी ना हो कि आप रोज अब जो है ना तीन चार जगह पे हमारी वो सूबाई हुकूमत कह रही है, जिसका चीफ मिनिस्टर जो है ना वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए वो कर रहे हैं। सीनेट की कमेटी यहाँ पे लगी हुई है, अब कौमी असम्बली की कमेटी है वो कह रही है कि हम भी मुज़ाकरात वो इस अमल में करना चाहते हैं। साथ ही जरगे की जो रिवायात है वो भी फाटा के हवाले से वो भी कर रहे हैं। तो हमें इस चीज की हमने कहा है कि हमें वजाहत की जाए, हमें जामे एक जगह पे हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन जामे मुज़ाकरात हो जिसमें वजाहत हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें आगे हमें यकीन हो कि अगर हम इस चीज के इनके साथ बैठ जाए तो वो हमें बदनाम करने की बजाय वो जो हमारे शरायत होते हैं, जो हमारे गिले हैं, जो हमारे इन्होंने जो ज़्यादतियाँ की है उनके हमारे वो सब चीजें जो है ना उसके साथ बैठ के हमारे साथ बात की जाए और फाइनल की तरफ बढ़े। ऐसा ना हो कि एक जगह यहाँ पे हो रहा है, कोई कमेटी की इजलास वहां पे हो रहा है, सीएम का अलग हो रहा है। तो इस चीज की रियासत की वो बुकलाहट जो है ना वो इन चीजों से जाहिर हो रही है। और साथ ही मतलब है ये जो हमारे साथ मुख्तलिफ लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ये हर एक कह रहा है कि ये क्रेडिट में ले लो, दूसरा कहता है कि ये क्रेडिट में लो, तो इसे ये पता भी चल रहा है कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने। अच्छा, ये बिल्कुल तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनको दूर करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे अली वज़ीर साहब, चूँकि आप पीटीएम के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकी जहाँ पे भी जरगा हो, मुज़ाकरात हो, आपका होना लाजिम होता है, जलसा हो। लेकिन सोशल मीडिया पे एक एतराज़ ये भी उठ रहा है कि पीटीएम के जो लीडरशिप है वो एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए आते हैं, दूसरी तरफ फिर जब पीटीएम का कोई जलसा होता है तो उनका वही वतीरा यानी इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी और रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी। तो क्या इसका आप क्या जवाब देंगे कि जो मसलन आपके जलसों में इस तरह के नारे गूंजते हैं तो उससे आप बरात का ऐलान कर चुके हैं या करते हैं, या जो लोग इस तरह करते हैं उन हवालों से फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक नारेबाजी की बात है, नारेबाजी नीचे आवाम करती है जी। आवाम की आपको पता होता है कि आवाम की अपनी एक सोच होती है, एक अपना उनका तरीक़ेकार होता है जी। वो आवाम की उस हवाले से होती है ना, हमारी ऊपर से इतनी ताकत पे पहुंचती कि वहाँ पे हम इस चीज को स्टॉप करें, क्योंकि आवाम में एक गुस्सा है, आवाम के साथ ज्यादतियाँ हुई है, उनके घर मसमार हुए, उनके अजीज वो शहीद हो चुके, उनके जो करीबी रिश्तेदार है या उनके जो भी अपने हैं वो गायब हैं, और साथ ही उनका कारोबार जो है ना वो तहस हुआ है। साथ ही अभी तक चेक पोस्टों पे वो रवैया फिर इख्तियार करता जा रहा है जी। जो पहले सताब फिर वही चीज बढ़ रही है। एक तो नारेबाजी के हवाले से आवाम की अपनी एक सोच है, आवाम वो चीज करती है जो लीडरशिप ऊपर से इस तरह की हरकतें, लेकिन नीचे आवाम से ये चीजें हो रही है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जहां तक नारेबाजी के ताल्लुक है, तो नारेबाजी के साथ आप ही कभी इन्होंने देखा है, आपने देखा है एसपीआर का बयान जो उनके दूसरे चैनल थे, वो हमारे ऊपर मुसलसल यही इल्जाम लगा रहे कि हम एनडीए, सुरा, मोसाद वगैरह ये इन लोगों से पैसे ले रहे हैं और इनके कहने पर चल रहे हैं। तो कभी तो आप लोगों ने ये नहीं कह दिया कि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। हम बारहा स्टेज पर कह चुके हैं कि हमारे खिलाफ जो भी इल्जाम हो, हमें जहां से भी फंडिंग हो रही है, हम जिसके कहने पर आ जाए, आपका कानून है, आपके इदारे, हम तो ये चीज साबित कर दें। क्या अगर मैंने किसी से आज तक राब्ता किया हो, फाइनेंस के हवाले से हो या मुल्क की गद्दारी के हवाले से हो, या मतलब कोई ऐसी तकरीबकाराना वो हमारी सोच हो, तो मैं हाजिर हूँ, मैं खड़ा हूँ। हाँ, जहाँ तक इन चीजों की के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ जो हमारी आवाज है, या सिक्योरिटी इदारों को हम ये कह रहे कि आपने पहले भी ज्यादतियाँ की है और अभी भी ज्यादतियाँ कर रहे हो, और आप ऐसा कर ले जो आपके अपने आइन के अंदर जो इख्तियारात है, आइन के अंदर जो आपके इदारे की हदूद है उसके अंदर आ जाए। यह हमारा आईनी भी हक है, कानूनी भी हक है। और साथ ही हम वो भी कर रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशन किए हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रूथ
एंड रिकन्सिलिएशन एक वो होनी चाहिए, ताकि वो ये साबित करे कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं ये सही तरीके से हुए या गलत तरीके से हुए, या बतौर कारोबार इस चीज को किया हुआ है जो ऑपरेशन हुए। आप हाल ही में आपको पता है का एतबार में जो अभी रिसेंटली 7 लड़के मारे गए, अब मारे गए हैं, आज उनका जनाजा भी था, आपने देखा। और वहां से जो बातें हमें मसूल हो रही है ये एक फेक ऑपरेशन था। मतलब ये एक उन्होंने इस चीज को शो किया। अब ये चीजें जो है ना, अब लोग इस तरह घर को उड़ाया गया। अब उसमें असेंबली पे इसमें डिस्कशन उनमें इस इख्तिलाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली में इस पे बात करना चाहिए, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको बात करने की इजाजत नहीं दी थी, वो मेंबरान वॉकआउट करके चले गए। देखिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है कि आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं, घरों को भी मसमार कर रहे हैं, और साथ ही दावा कर रहे हैं कि हमने इतने बड़े दहशतगर्दी का नेटवर्क भी, तो उसको असेंबली के अंदर पेश करें, जो उनके सबूत है, जो उनके लिंक से या जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है उसको मेंबरान को मुतमईन करे, आवाम को मुतमईन करे। आज उसके जनाजे में हजारों लाखों के नजदीक लोग थे, और हालांकि इन्होंने ऐलान भी किया था कि जनाजे में कोई न जाए, इनके साथ कोई वो न शेयर न करे कोई इनके साथ, लेकिन लोग इसके बावजूद भी आ गए। ये कौन सी बात है कि आप उसको ऊपर से कह रहे हैं कि जनाजे में न जाए? अच्छा, एक बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो अभी क्या मजीद क्या कोई वक्त दिया है हुकूमत ने? चूंकि सेनेट में आप गए हैं, हुकूमती जो मशीनरी है उनके साथ आप बैठे हैं, आप तो ख़ुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं, यानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो अभी पीटीएम को कोई नई डेट मिली है मुज़ाकरात के हवाले से, जिसमें हमें कोई अच्छी खबर मिले कि मामलात सारे तय पा गए, जितने मुतालिबात थे वो मान लिए गए? और देखिए हम तो मुज़ाकरात के लिए हर वक्त बैठे हुए हैं जी, और हम भी बिल्कुल ये तारीख का जिस तरह अनाउंस करे पहले कुछ, ताकि हर दोनों फरीक जो है ना तैयारी भी करे और साथ में सदस्यान को भी मौका मिले, कमेटी को मौका मिले कि वो भी इस चीज पे जितनी भी तरीके से हो अच्छे तरीके से करे। मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम ये चीज वाज़ेह करेंगे, जैसे पहले मैंने कहा कि इस चीज में संजीदगी होनी चाहिए। हमें ये बावर हो, हमें ये यकीन हो कि अगर ये मुज़ाकरात हम कर रहे हैं तो इसके कुछ नताइज, हाँ अगर मतलब है ये मुज़ाकरात इस अंदाज से हो रहे हो कि कल ये कोई हमारे लिए वो बहाने ढूंढे कि कल प्रेस मीडिया के जरिए आ जाए कि ये लोग मुज़ाकरात में उस तरफ नहीं बढ़े, लिहाजा ये लोग, देखिए रियासत वो माँ बाप होती है, रियासत की शफकत की जरूरत होती है, अपनी राय के साथ सलूक की जरूरत होती है। अपने कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इस चीज से बगावत करे, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कोई करे कि मैं गलत अंदाज पे गलत रुख इख्तियार कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज का अपना एक तरीकेकार होता है। जहाँ पे जुल्म होता है आप उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, आप उससे इनकारी है। जहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, पहले आज से नहीं, ये 15-18 सालों से ये चीज हो रही है कि बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, उसके ऊपर उनको बदनाम भी किया जाता है, और उसके साथ ही ये दावत भी दिया जाता है कि सोशल तरीके से इनकी जनाजों में इनके फतेहानी से बॉयकॉट कर ले। तो देखे ये चीज नहीं चल सकती है। रिसेंटली आप देखे कि अभी देखे जो दिन ब दिन के वाकयात बढ़ते जा रहे, ये ईरान के साथ इनकी ये कड़ियां मिलाना चाहते हैं, कहते हैं कि वो ईरान, देखो कराची में वो नेटवर्क का इन्होंने वो कर दिया कि इंडिया और ईरान का मुश्तरका तौर पे, तो ये हमें ये चीजें अब मजीद हम इस जंग के मुतामिल नहीं हो सकते, पाकिस्तानी आवाम इस जंग के मुतामिल नहीं हो सकते। आज देखो गवर्नमेंट में क्या है, दल इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, गुर्बत की महंगाई कहाँ तक पहुंची है, आप देखे गरीब से बिल्कुल वो खुदकशियों पर मजबूर होते जा रहे हैं, कोई भी वो नहीं है, कोई किसी के पास खाने की चीज नहीं है, दिन भर मजदूरी कर लेता है, शाम को 2-3 बंदों के अलावा पेट नहीं भर सकती है। जब रियासत की इस तरह की इतनी हालत आ जाती है तो उसे बदमाशी से थोड़ा हट के आवाम की जो जरूरियात होती है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली वजीर साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया जी। अभी इसी हवाले से हम लेते हैं, आरिफ खटक साहब हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, उनको लेते हैं। लेकिन जिस तरह अली वज़ीर साहब ने कहा कि
हमें तो उम्मीद थी और बड़ी खुशी थी कि कोई खुशी की ख़बर मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इससे कौम में एक इंतशार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों ने एक महाज संभाला हुआ है, हक़ाइक़ किसी को शायद उस तरह से नहीं पहुंच पाते जिस तरह पहुंचने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ़ अफवाहों पे हम कान धरते हैं और फिर उन्हीं अफवाहों पे अपनी एक राय कायम करके हम एक महाज खोल लेते हैं, जिससे फिर रियासत का नुकसान होता है कि ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ से पाकिस्तान को दुश्मनाने पाकिस्तान ने अपने घेरे में लिया हुआ है। देखिए पाकिस्तान में किस कदर अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दुश्मनाने पाकिस्तान उनके ख़तरात हमारे सरों के ऊपर मुंडला रहे हैं, और हम फिर अगर आपस में इसी तरह कौमियत के नाम पे या इलाकाइयत के नाम पे या लिसानियत या सूबाइयत के नाम पे इसी तरह लड़ते रहें, रियासत के साथ लड़ें या रियासत फिर आवाम के साथ लड़े, तो इससे जो दुश्मन है उसको फ़ायदा मिलेगा और हमें इससे आए रोज़ नुकसान बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आरिफ खटक साहब से इसी हवाले से बात करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम दीगर टॉपिक्स भी ज़ेर बहस लाते हैं। हमारे साथ रहें। कराची, ईरान के तरबियत याफ्ता 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची CTD ने बिजनेस रिकॉर्ड रोड के करीब कार्रवाई के दौरान 50 अफराद की फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस पुलिस एहलकार समेत 6 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। IG अब्दुल्ला शेख के अलामिये के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम सिपाही मोहम्मद तहरीक जाफरिया से है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब हुसैन नकवी उर्फ मच्छड़ उर्फ बाला, गुल अकबर उर्फ अब्दुल्ला, पुलिस हेड कांस्टेबल हैदर अब्बास रजवी उर्फ पुलिस वाला, आसिफ रजा उर्फ खालिद और कामरान उर्फ पठान के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार हैदर अब्बास गार्डन थाने पर तैनात था। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से 3 कलाशनकोफ, 2 9mm पिस्टल, 1 30 बोर पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल और 9 mm पिस्टल की गोलियां बरामद हुई हैं, जबकि गिरफ्तार दहशत गर्द मोहम्मद हैदर उर्फ बच्चा, मेहताब नकवी और गुल अकबर के नाम इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त रेड बुक में भी शामिल है। दहशत गर्द 30 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दहशत गर्द पड़ोसी मुल्क ईरान से मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, जिन्हें असलहा, मोटरसाइकिल और माली मदद एक नेटवर्क के जरिए फराम की जाती है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार टारगेट किलर्स ने साल 2003 से साल 2019 तक मुखालिफ मसलक के 50 से जायद लोगों का कत्ल किया। ताहम मजीद तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन
ऑपरेशन टीम तश्कील दे दी गई। तफ्तीश के मुताबिक टारगेट किलर पर मामूर दहशत गर्दों को पड़ोसी मुल्क से 40,000 माहाना जबकि रैकी पर मामूर एहलकारों को 20,000 तनख्वाह माहाना मिल रही थी। 24 उर्दू जराये के मुताबिक दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी और सी पैक मंसूबों को सबूताज करने के लिए ईरान और इंडिया की तरफ से खुसूसी टास्क दिए गए थे, जिनमें फिरका वाराना फसादात भड़काना, चीनी बाशिंदों पर हमले करना शामिल था। 24 उर्दू के जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के बाकी नेटवर्क्स को भी पकड़ने के लिए महकमा पुलिस समेत दीगर इदारों में भी खुफिया कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 24 उर्दू जराये का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास पड़ोसी मुल्क ईरान के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार है, जो वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान के मौके पर वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं हम अभी आरिफ लाला खटक साहब से कि पीटीएम के जो मुज़ाकिराती एक राउंड चला है हुकूमत के साथ, अगरचे उसके हवाले से अच्छी उम्मीद थी, लेकिन अली वज़ीर साहब ने तो हमें मायूस कर दिया। अभी इस हवाले से हमारे ख़दशात और जितने भी लोगों के ख़दशात हैं उन्हें दूर करना चाहिए। और इसमें मैं दाद देता हूँ जरगा पाकिस्तान और जो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो इस प्लेटफार्म से यानी पीटीएम को और हुकूमती अराकीन को, अहदेदारान को आपस में बिठा के मुज़ाकिरात का एक दौर चला रहे हैं, यकीनन ये काबिल तहसीन है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। आरिफ खटक साहब हमारे साथ हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। आरिफ साहब बात कर रहे हैं पीटीएम का के हवाले से ख़बर आई थी, कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें पीटीएम के अहदेदारान वो सेनेट में जा रहे हैं, हुकूमती अहदेदारान उनके साथ हैं। हमें उम्मीद थी, तवक्को थी कि कोई अच्छी ख़बर मिलेगी और शायद यही राउंड फ़ाइनल राउंड होगा, जो पीटीएम के मुतालिबात हैं वो पूरे हो जाएंगे और यूँ जो रियासत से पीटीएम के या पीटीएम के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट हैं? क्योंकि अली वज़ीर साहब ने तो अभी फिर से कहा कि अभी तक कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ। अफजल साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। रमज़ी साहब, बात दरअसल ये है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को पार्लियामेंटेरियन और सेनेट की तरफ से एक दावतनामा मिला और बाकायदा तौर पर एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। तो मैं समझता हूँ कि अमन सेमिनार कॉन्फ्रेंस जरगा पाकिस्तान के हवाले से जो इस्लामाबाद में हुआ, तो ये हवा का पहला ताज़ा झोंका उसको मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले अमन सेमिनार से पहले जो जरगा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुनक़िद कराया था, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या मंजूर पश्तून का नाम लेना भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पॉसिबल नहीं था। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जी पार्लियामेंटेरियन और सेनेट के साथ जो मुज़ाकिरात, तो खैर आप इसे नहीं कह सकते, एक खुशगवार मुलाकात कह सकते हैं। इस मुलाकात में मंजूर पश्तून सेनेटर्स के साथ बैठा और आपस में व्यूज एक्सचेंज किए। इसको हम मुज़ाकिरात इसलिए भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा कदम है। अगर मंजूर पश्तून सेनेट के साथ बैठ गया है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ बड़ा एक मुस्बत पैगाम दिया गया है कि मंजूर पश्तून संजीदा है इदारों के साथ मुज़ाकिरात करने में। तो इंशाल्लाह मुज़ाकिरात का तो एक और दौर आने वाला है, जो गवर्नर KPK और वज़ीर आला KPK और जिसमें हमारे फौज के नुमाइंदे होंगे, तो उसे गवर्नर हाउस में इंशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी हम देंगे, तो जिसमें मंजूर पश्तून के नुमाइंदे भी बैठेंगे। तो एक अच्छा आगाज है मुज़ाकिरात के लिए, तो एक अच्छी पेशरफ्त में इसे कह सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के बाकी इदारे भी अब मंजूर के साथ हेलो हाई करके, सलाम करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म। लाला, ये बहुत ज़रूरी है कि जो अभी हमारी हालिया सिचुएशन है कि दुश्मनान पाकिस्तान के जो ख़तरात हैं हर तरफ से हमारे सरों पे मंडला रहे हैं, ऐसे में अगर हम अंदरूनी खलफशारों में उसमें एक दूसरे से नबर्द आज़मा रहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने अली वज़ीर साहब से भी बात की है कि एक तरफ तो मुज़ाकिरात के राउंड चल रहे हैं,
हुकूमत के साथ पीटीएम की लीडरशिप बैठ रही है और एक अच्छी ख़बर सुनने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन साथ में फिर सोशल मीडिया पे पीटीएम के ऊपर ये एक इतराज़ उठता है कि एक तरफ उनके मुज़ाकरात भी वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जलसों में फिर से रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ वही नारे गूंज रहे हैं। तो फिर वही इल्ज़ामात की बारिश होती है सोशल मीडिया पे कि ये जो हैं रा के और MBS के और मोसाद के एजेंट हैं, ये हैं वो हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये जो इस तरह की सिचुएशन उनके जलसों में पैदा होती है? जी आलमगीर साहब, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को अगर हम जज करेंगे तो हमें मंजूर पश्तून की बॉडी लैंग्वेज को और उसकी ज़बान को देखना होगा। जी मैं बड़ी अफसोस के साथ इस बात का इरादा करता हूँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में जैसा लीडर लोग हैं उसमें अली वज़ीर साहब का भी नाम बहुत कमाया है। उन्होंने अमन की हर कोशिश को इन्होंने एक नुकसान करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका लबो लहजा जब वो मीडिया के सामने आते हैं या आप जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं तो अली वज़ीर का जो लबो लहजा होता है वो एक और तरह का वो पोर्ट्रेट कर रहा होता है। लेकिन जब वो अपने जलूसों के अंदर, जब वो पेशावर हो या मेरनशाह के अंदर जब उसका जो लहजा होता है वो इंतहाई बाग़ियाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और हुकूमती इदारों के बीच में जो अभी तक डेडलॉक जो पैदा हुआ है उसमें अली वज़ीर साहब का भी काफी बड़ा किरदार है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मंजूर पश्तून को चीजों की अभी फिलहाल मुकम्मल तौर पर इदराक है कि मंजूर पश्तून जो है वो इदारों के साथ बैठेंगे और इस तरह के जो गैर संजीदा अनासर हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, उनको वो सरफ़े नजर करेंगे और जो संजीदा इक़दामात होंगे तो इंशाल्लाह मुझे मंजूर पश्तून पे पूरा भरोसा है कि वो बताएंगे। और अली वज़ीर साहब अगर मुझे सुन भी रहे हैं तो मैं एक सिर्फ दरख्वास्त करूंगा कि अमन का ये रास्ता ये बहुत मुश्किल भी था और बड़ा आसान भी है, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज़ हैं, कुछ समझौते हैं जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी करने पड़ेंगे और इदारों को भी करने पड़ेंगे। अच्छा लाला जी, जरगा पाकिस्तान को यकीनन मैं क्रेडिट देता हूँ कि उनकी बड़ी मेहनत है, आप लोगों की बड़ी काविश है और मैं सराहता हूँ, उसको दाद देता हूँ। अभी मज़ीद इस हवाले से जरगा पाकिस्तान ने क्या यानी अपना कोई एजेंडा बनाया हुआ है कि इस हवाले से वो मज़ीद यानी जितने भी मसलन बलूचिस्तान में ऐसे यानी लोग हैं जिनके रियासत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या KP में हैं या PTM के हैं, उन सब को मिला के रियासत के सामने लाएंगे, बिठाएंगे? क्या कहते हैं जरगा पाकिस्तान का यानी आइंदा का लाइहा अमल एजेंडा क्या है? अलहमदुलिल्लाह साहब, जरगा पाकिस्तान एक पुरअमन एक जरगा है जिसमें वो हुकूमत और फरीकैन के बीच में बैठकर एक तस्वीर हल मसाइल पर बात करेगा उनके साथ और बाहमी रजामंदी, दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से बात करेगा। तो हमने जरगा पाकिस्तान को हमने सिर्फ पश्तूनों के लिए महदूद नहीं किया, उसमें हमारे पास पंजाबी भी हैं, उसमें हमारे पास सिंधी हैं, हमारे पास बलोच भाई हैं, हमारे पास कश्मीरी भाई हैं, हमारे पास गिलगिती भाई भी हैं। तो पाकिस्तान में एक ताज़ा हवा का झोंका है। जो डेड लॉक हुआ था, जो बैरियर उसका बैकेज किया जरगा पाकिस्तान में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आबिद अफरीदी साहब और उसकी टीम को। तो अभी तो हमारे लिए जो अहम है जरगा पाकिस्तान की वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और हुकूमत को एक पेज पर लेकर आते हैं। हुकूमत तो डेफिनेटली हमें ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, मंजूर पश्तून की तरफ से भी कुछ सिग्नल आए हैं, लेकिन मेरा आशा जैसे हम लोगों ने इतना थोड़ा सा आगे हमने ब्रेक थ्रू नहीं किया और अभी तक हम मंजूर पश्तून का हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई इस तरह का लाइहा अमल हमारे पास आ जाए ताकि हम गवर्नर हाउस में फिर एक बैठक कर ले और उसके बाद फिर हम फरीकैन के साथ मुज़ाकरात को आगे लेकर चले जाएं। तो जरगा पाकिस्तान जैसे एक कौम की आवाज नहीं है, जरगा पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की आवाज है। इसमें हकूक की इसमें आइन की बात होगी और इसमें इदारों की दायरा कार के ऊपर बात होगी। तो ये एक आम पाकिस्तानियों का, कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का और कुछ बाशऊर पाकिस्तानियों का एक जरगा है, एक कॉन्फ्रेंस है। तो इंशाल्लाह मैं तो पुरुम्मीद हूँ अलमज़ीर साहब के इसके नताइज अच्छे निकलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल लाला जी, देखें एक तरफ मुज़ाकरात की ये बात हो रही है तो आप ज़ाहिर बात है मंजूर पश्तीन से भी मिलते हैं, उनकी लीडरशिप के साथ बात होती है, हुकूमत के साथ भी आपकी बात होती है। क्या मंजूर पश्तीन को इस बात का इदराक नहीं करना चाहिए कि उनकी PTM के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बदनामी का बायस बनते हैं, चाहे वो लीडरशिप में हो या कारकुनान में हो?
क्योंकि जब उनका जलसा होता है फिर उसमें से ऐसी कुछ चीज़ें मंजर आम पे आ जाती हैं कि जो उनकी बदनामी का बायस बन जाती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मंजूर पश्तीन को इसका इदराक कर लेना चाहिए बर वक्त, वरना इन ये तो फिर जी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक पार्लिमानी तहरीक नहीं है, एक सियासी तहरीक नहीं है जी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक गैर सियासी तहरीक है जिसमें हर किस्म का बंदा और हर मसलक से बंदा और हर कौम से बंदा शामिल है। बकौल मंजूर पश्तीन के वो किसी के ऊपर तलब नहीं लगा सकते कि मतलब वो उसकी तहरीक का हिस्सा न बने, बल्कि तो यहाँ तक भी कहता है कि उसके साथ सरकारी लोग भी शामिल हैं और मंजूर पश्तून काफी हद तक दुरुस्त है। लेकिन मंजूर पश्तून के साथ अगर एक हजूम, एक क्राउड है तो जाहिर बात है उस क्राउड की भी मुख्तलिफ नजरियात होंगे और हर क्राउड की अपनी कोशिश होगी कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का कंधा इस्तेमाल करके अपने नजरियात को उन पर तोड़ दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तून ने काफी बोल्ड स्टेप लिए हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह के फेक अकाउंट से पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान को गाली गलौच जो डिस्कस की जा रही थी, तो काफी हद तक इन चीजों का खात्मा भी हुआ है। और मंजूर पश्तून ने खुलकर बोला है कि हम लरोबर या इस तरह की तहरीकों को हम सपोर्ट नहीं करते, अगर कोई चाहता है कि उसके आईनी हकूक़ है तो उसके लिए वो अलग प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे जिम्मेदारान हैं जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब उनको लहजती किया जाता है तो ये बड़ा काबिल अफसोस रवैया हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये तो गैर संजीदा तबका है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, वो मंजूर पश्तून या PTM के को काफी कमजोर कर रहे हैं। तो जाहिरी तौर पे मंजूर पश्तून के जो इक़दाम नजर आ रहे हैं तो वो थोड़े से ज्यादा सख्त उनको मजीद इक़दाम करने पड़ेंगे। और पश्तून को ये चीजें पोर्ट्रेट करने की अशद जरूरत है कि इस वक्त पंजाब उसके लिए खड़ा होकर आईनी हकूक़ की बात कर रहा है, सिंध से लोग उसके साथ शामिल हैं और पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका शामिल है और हद तक कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो राजी हैं कि वो मंजूर पश्तून से बात करें। तो मंजूर पश्तून साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ऐसे अनासर का कलेकुमा कर दें जो उनके एजेंडे को शदीद नुकसान पहुंचाने के डर में हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया जी। नाजरीन, अब बात करते हैं कराची में CTD ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पड़ोसी मुल्क ईरान के ऐसे एजेंट गिरफ़्तार हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एक अरसे से अमन गारत किया हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है कि CTD ने ऐसी कार्रवाई की है और ऐसे टारगेट किलर्स को और दहशत गर्दों का एक ग्रोह और यानी एक ग्रोह पकड़ा है, बल्कि इससे कबल भी अगर हम देखें, कराची की तारीख़ को देखें, पाकिस्तान की तारीख़ को देखें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। उनमें सर फहरिस्त कुलभूषण यादव, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, मेहदी मूसवी और अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इससे कबल 2 अफराद पकड़े गए हैं। पिछले 2013 में जो उमर खिताब साहब ने यानी 11 लड़कों का एक गैंग पकड़ा था। तो बारहा ऐसा हो रहा है कि हमारे मुल्क में ऐसी मुदाखलत हो रही है। अगर इंडिया आता है तो खुल के आता है, छुप के भी वार करता है, वो हमारा दुश्मन है, उसमें कोई यानी ऐसी दो राय नहीं है। पूरी कौम मुत्तहिद है इंडिया के हवाले से कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इंडिया के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क का जो रवैया है वो भी हमारे लिए इंतहाई दर्द सर बना हुआ है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आए रोज़ हम देखते हैं मुदाखलत बढ़ती है, आए रोज़ हम देखते हैं एजेंट गिरफ़्तार होते हैं, आए रोज़ हम देखते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है कि जो पाकिस्तानी अमन को गारत करने पे तुले हुए हैं। और जब तहक़ीक़ात होती है तो उनके ताने बाने उसी मुल्क से, ईरान से मिलते हैं और उन्हें सपोर्ट भी वहीं से मिलती है, उन्हें भारी भरकम तनख्वाहें भी वहीं से मिलती है। और फिर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम फिर रियासती यानी सतह पे या हुकूमती सतह पे हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि हमारे लिए इंतहाई एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। ये अलग बात है कि जब भी हम बात करते हैं अपने यानी ज़िम्मेदारान से या अपने ओहदेदारान से या अपनी रियासती जो अरकान हैं उनसे या सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनसे, तो वो यही कहते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ है, तो ये हम एक अपने लिए एक नया महाज नहीं खोल सकते। लेकिन हैरत की बात यह है कि कौन सा महाज और किस महाज की बात हो रही है, कौन सी वो मसलहत है जिसका हम शिकार हो जाते हैं, कौन सी वो यानी हिकमत है जिसको हम मद्देनज़र रख के ख़ामोश हो जाते हैं। इससे कबल 2000 अगर हम देखें तो 2016 में तकरीबन 2015-16 में जब ईरानी सदर
सदर हसन रूहानी पाकिस्तान आए, तब हमारे आर्मी चीफ़ ने खुल के उनके सामने बात की कि ईरान हमारे ख़िलाफ़ ईरानी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, इसको बंद किया जाए। दो टोक उन्होंने इसका इजहार किया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यानी उन्होंने कान नहीं धरे और जूं के तूं वही सिलसिला जारी है और सारी है। आज हमें पाकिस्तान से एक अरसे बाद के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई थी, अमन का एक ताज़ा झोंका पाकिस्तान आया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अमन बहाल हुआ तो फिर से वही सिलसिला, वही फ़िरक़ावारियत, वही टारगेट किलिंग और वही दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। अब की बार अगर पाकिस्तान बर वक्त होश के नाखुन न ले और बर वक्त अपने दुश्मनान को दो टोक पैगाम न दे और उन्हें यानी अपने करारा जवाब न दे, तो मेरे ख़्याल में खुदा न खास्ता अगर फिर से पाकिस्तान में वही दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसकी कड़ियाँ हम देख रहे हैं। पहले कराची में मुफ्ती साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वो बाल बाल बच गए, फिर उनके जो कातिल थे, जो उनके ऊपर हमला करने वाले थे, वो गिरफ़्तार हुए, उनका ताल्लुक़ वहीं से निकला। फिर कोयटा में धमाका हुआ, हज़ारा को टारगेट किया गया, अगरचे हमारे इदारों ने अब तक उसकी तहक़ीक़ात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन तज्ज़ियाकारों और माहिरीन का कहना है कि इस कोयटा का जो हमला था, कोयटा का जो धमाका था, उसके ताने बाने उसी कराची के हमले से मिलते जुलते हैं, क्योंकि कराची में जब ईरान के एजेंट गिरफ़्तार हुए तो तब इससे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई थी ऐसे कारिंदों के लिए, ऐसे अनासिर के लिए। तो उन्होंने फ़ौरन हज़ारा बरादरी, शिया हज़ारा बरादरी अक़लियत को वहाँ पे जो कोयटा में उनको टारगेट किया, ताकि कराची का जो मसला है उसके तवज्जो हटाई जाए और फिर से हज़ारा की मज़लूमियत का ढोंग रचाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में हज़ारा बरादरी जिनका ऑलरेडी ताल्लुक़ अहले तशी से है वो महफूज नहीं है। यानी ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही सूरत हाल बनी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में 5-6 दहशतगर्दों ने हयाताबाद फ़ेज़ 7 में एक घर लिया हुआ था। उनका टारगेट क्या था, वो लोग कौन थे, उस हवाले से भी अभी तक कोई ख़बर नहीं आ रही। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर हम क्यों नरमी का इस मुज़ाहिरा करते हैं, क्यों जब हमारा अमन गारत होता है तब हम खामोश रहते हैं। उसके फ़ौरन बाद आज ये मकरान का जो वाक़या हुआ इंतहाई अंदोहनाक था। तो ये वो कड़ियाँ हैं, वो सिलसिला है, वो दहशतगर्दी की कड़ी है जो एक बार फिर पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। पाकिस्तान में उसका आगाज़ हुआ चाहता है। अगर हम हुकूमती इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एजेंसियाँ और बिलखुसूस पूरी कौम होश के नाखुन ना ले तो खुदा नखास्ता फिर से वही सिलसिला शुरू हो सकता है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से हम बारहा कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को दुश्मन ममालिक टारगेट करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान उनके लिए बहुत आसान निशाना है। एक तो ऑलरेडी बलूचिस्तान की सरहदें हमारे पड़ोसी ममालिक से मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में ज़ाहिर बात है हमारी कुछ गलतियाँ भी हैं कि रियासत की जानिब से उन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया था। अब अगरचे उसका इजाला हुआ है, अगरचे उस महरूमी का इजाला अभी काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी थी उसमें किसी हद तक हम बज़ाते ख़ुद भी ज़िम्मेदार थे कि हमने वहाँ के लोगों को महरूमी का शिकार किया, उनको हमने नज़रअंदाज किया। फिर हुआ यूँ कि वहाँ की गुर्बत, वहाँ के अफलास, वहाँ के वसाइल पे हमने यानी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों पे उन्हें सर्फ नहीं किया, उन्हें हमने तालीम नहीं दी, उन्हें बर वक्त हमने सेहत का बंदोबस्त नहीं किया। वहाँ आज भी बलूचिस्तान में 40% लोग ऐसे हैं जो गदला पानी, जो गंदा पानी पीते हैं, जिन्हें साफ़ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें सुई, वही सुई का इलाका जहाँ से सुई गैस निकलती है, वही इलाका इस गैस से महरूम है। अगर हम देखें गवादर में, तो फिर गवादर में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सी पैक का जो मंसूबा शुरू हुआ है, उसमें हमने खातिर खा बलोचों को यानी इन्वॉल्व नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है कुछ गलतियां रियासत की थी। फिर कुछ ऐसे ऑपरेशंस हुए मुशर्रफ साहब के दौर में कि जो यकीनन हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमारी भूल थी, हमने वो कर दिए। उसकी वजह से
बलूचिस्तान में लोगों की जहनीत ख़राब हुई और आज वही बलूचिस्तान लोगों के लिए आसान निवाला बना हुआ है। वहीं से लोगों को यानी वरगला के दुश्मनान पाकिस्तान उन्हें वरगला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ हैं, इस हवाले से बात करते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, सिलसिला एक बार फिर खुदा न खास्ता अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का शुरू हुआ है। पहले मुफ्ती साहब के ऊपर कराची में हमला हुआ, उसके बाद क्वेटा का सानिहा हुआ, उसके बाद पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ जो कि कबल अज़ वक्त उसको नाकाम बना दिया गया। उनके यानी साजिश को या उनकी जो चाल थी दहशत गर्दों की वो नाकाम हो गई। आज हमें ख़बर मिली है कि मकरान में मुसाफिर बसों से लोगों को उतार कर उन्हें बेदर्दी के साथ निशाना बना के उन्हें कत्ल किया गया है। जनरल साहब क्या कहते हैं, क्यों ये अरसा बाद एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई थी, क्या वो फ़िज़ा दोबारा से आलूदा हो रही है? और इसमें अगर हम उंगली उठाएं या निशाना बनाएं तो किस को हम निशाना बना सकते हैं कि कौन लोग हैं ये पाकिस्तान का अमन गारत करने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि पाकिस्तान में फिर से ये सर उठा रहे हैं ये जो दहशतगर्द हैं, और इसकी वजूहात तो जो हमें समझ आ रही है और जो पता लग रहा है वो हिंदुस्तान का इलेक्शन है, क्योंकि वो इस दौरान में पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिसमें कि अपनी पब्लिक को वो दिखाएं कि हमारे मुल्क में देख लें कितना अमन है और पाकिस्तान में कितनी गदर है, किस तरह लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, निशाना बनाए जा रहे हैं। तो उसका इनके बलूचिस्तान में खास तौर पे इनके बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के स्लीपर सेल हैं जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते। तो इनके लिए फौज तो बहुत मुस्तैद है और हमारी जो फ्रंटियर कोर है वो भी बहुत मुस्तैद है, लेकिन इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का और मकरान वगैरह का कि हर एक जगह को प्रोटेक्ट करना और वहाँ को उसको वॉच करना जरा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये चीज बड़ी है, लेकिन चूंकि अब तेजी आई है और पाकिस्तान भी बहुत इसके ऊपर तवज्जो दे रहा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह, तो इसको इंशाअल्लाह काबू में आ जाएंगी ये चीजें। लेकिन जो भी हो रहा है, एक तो ये कि उसको बहुत ज्यादा इशाअत मिलती है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और इंडिया के मीडिया पर भी, और उससे और वो महरूमी फैलती है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कोशिश यही है कि जितना हो सके अमन कायम किया जाए, और ये जो हिंदुस्तान का इलेक्शन है इस दौरान पाकिस्तान खास तौर से बड़ी एहतियात करने की जरूरत है पाकिस्तान में। जनरल साहब, एक ऐसे दौर में कि खबरें चल रही थी कि बाहर के सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, अब जाहिर बात है जब ऐसे सानिहात होंगे तो वो लोग भी इस हवाले से बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे, बल्कि वो तो डर डर के कदम उठाएंगे अगर कोई उठाना भी चाहे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान में एक अरसा बाद एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई थी, अब दोबारा से उसको आलूदा किया जा रहा है। ऐसे में जनरल साहब क्या अंदरूनी तौर पे हम देखें तो हुकूमत और अपोजिशन का भी एक रफड़ा चल रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है, हल होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और हम आपस में लगे हुए हैं। कुछ तंजीमें सर उठा रही है, PTM है या दीगर जो तंजीमें हैं जो अपनी महरूमी का डोंग रचा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहैसियती कौम, बहैसियती हुकूमत, बहैसियती इदारे आप क्या कहते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? देखिए, जब वो मोदी ने धमकी दी थी हमला करने की और उसने कहा था हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो सारी जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज थी वो उनके साथ मिल गई थी हुकूमत के, उन्होंने अपनी उनको ताउन का यकीन दिलाया। और वो एक ऐसा मौका था जिसके ऊपर हिंदुस्तान भी बड़ा परेशान हो गया कि जी ये तो सारे मुत्तहिद हो गए, हमने इनको मुत्तहिद कर दिया ये धमकी देके। तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता चूंकि वो वक्त गुजर गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वही हालात क्रिएट होना शुरू हो गए जिसमें कि जो ये हमारे जो इनके आपने नाम दिए इन लोगों ने फिर सर उठाया। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम यही है कि वो एक हालात अभी ठीक होने नहीं पाते,
तो इंडिया जो है वो डिस्टेबलाइज कर देता है मामलात को। तो इसके लिए जरूरी यही है कि सब समझें, एक दूसरे को भी समझाएं कि हालात को सही रखने के लिए दोनों का कोऑपरेशन चाहिए, जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है। और सबसे जो बड़ी एक फोरम है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में बैठ के चीजें डिस्कस करें, वहाँ पे एक दूसरे को समझाएं और डिबेट करें, तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी कुछ चेंजेस फिर आ रही हैं, हुकूमत कर रही है, और हुकूमत की कोशिश यही है कि फिर से एक ऐसी फिजा कायम की जाए जिसमें कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के पॉलिसीज बनाए और एक दूसरे की मदद करें। तो जाहिर बात है जनरल साहब, इसमें हमारी खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दोस्त ममालिक को जो दुश्मनान पाकिस्तान की चालें हैं उनसे आगाह करे, और जो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं उन्हें दो टोक पैगाम दे। तो इस हवाले से हमारी क्या यानी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के दुश्मन तो बहुत हैं जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, और वो अपने उनके अज़ाइम होते हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है जी, और उनकी बस कोशिश यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर जो पावर है ये इसका ख़त्म किया जाए, स्टेटस जो है, और इसको इस तरह बसा दिया जाए इसमें माशी मामलात में कि पाकिस्तान जो है फिर सर न उठा सके। तो ये चीज़ें पाकिस्तान तो समझ रहा है। हमारी जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग साहब अकल हैं वो सारे ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुश्मन लोग बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के साथ किस वजह से दुश्मनी है। लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है और वो हिफाजत करने वाला है हमारा, इंशाअल्लाह। जहाँ तक के प्रॉब्लम्स की बात है तो तमाम मुस्लिम ममालिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है। आप ये देख लें कि जो हमारी एक OIC है वो फ़आल है ही नहीं, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हुई है, आपस में झगड़ रहे हैं, और वो उस चीज़ को वो और भी शय देते हैं। बाहर के ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान यकजाना हो एक जगह पे, तो उस चीज़ को रियलाइज करे पूरी मुस्लिम उम्मा, तो फिर हालात जो हैं वो कुछ और बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान के लिए बस ज़रूरी ये है कि उसका जो स्टेटस है एक ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर वाला, उसको वो कायम रखे। जरूरी नहीं है कि सबके साथ झगड़े करे और लड़ाइयाँ करे, लेकिन ये कि अपनी जो जगह है उसको समझे कि पाकिस्तान ने लीडरशिप देनी है पूरी इस्लामिक उम्मा को, और उनको समझाना है कि ये किस तरीके से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के झगड़े ख़त्म करें और एक दूसरे से मिल के स्ट्रेटजीज बनाएं। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है मुस्लिम ममालिक को, आप खुद देख रहे हैं तेल की और सोने की और क्या क्या अल्लाह ताला ने अपने वो नवाजा है मुसलमान ममालिक को, तो उसको सही इस्तेमाल करें बजाय इसके कि झगड़ों में पड़े और अयाशियों में पड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया जी। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। शाहिद साहब से अभी हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। कुछ दिन कबल ख़बर मिली थी कि अल-फतह के नाम से तालिबान ने आखिरी ऑपरेशन का ऐलान किया था कि इसमें हम सब कुछ क्लियर करेंगे। फिर ये ख़बर भी आई थी कि जो अफ़गान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाके थे उनमें अफ़गान तालिबान ने एक तरह से अपना जो हुकूमती सेटअप था उसको मुतारिफ़ कराया था। उसमें तालीमी निसाब और तालीमी जो स्कूल और मदारिस के तलबा के लिए यूनिफॉर्म वगैरह और दीगर जो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी एक कानूनी तौर पे, और जो अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाके थे वो हुए थे। फिर जब से अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, तब से ये सब कहते चले आ रहे थे कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका ने तो अपनी जो कठपुतली अफ़गान हुकूमत थी उसको नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन साथ में अफ़गान तालिबान ने भी उनको नज़रअंदाज किया था, और यूँ वो बड़े यानी दुख का शिकार हुए थे अफ़गान हुकूमत, जिन्हें न 3 और न 13 में शुमार किया गया।
लेकिन अभी ये ख़बर आई है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के साथ मिल बैठ के बात करने के लिए रज़ामंदी इख्तियार की है और उसका इजहार किया है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि कुछ 1-2 दिन कबल जब अफ़गान हुकूमत का वफ़द जब जा रहा था दोहा कतर मुज़ाकरात के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा अफराद शामिल थे, तकरीबन 200 के लगभग अफराद ने जाना था। तो जिस पे यानी मुज़हिका ख़ेज़ अंदाज़ में और यानी अज़राह मज़ाह तालिबान ने ये कहा था, तालिबानी तर्जुमान ने, कि अफ़गान हुकूमत के लोग मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी शादी पे। यानी वो वफ़द कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा था। तो जिस पे ये कहा गया था, इसका मतलब है कि अफ़गान हुकूमत की जो पोजीशन थी, जो कि पहले मुस्तहकम नहीं थी और इतनी उन्हें यानी कहीं से भी इतनी अहमियत नहीं मिली थी, अब क्यों यानी अफ़गान तालिबान इस बात पे वो रज़ामंद हो गए कि वो अफ़गान हुकूमत को साथ बिठाएंगे और उनसे वो करेंगे। तो अगर हो सके तो शाहिद साहब को कॉल मिला दी जाए, शाहिद साहब को ले लेते हैं, इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं कि क्या इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। इसी तरह नाज़रीन हम बात करेंगे आखिर में असद उमर साहब ने फिर से इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ दिन कबल ये ख़बर चली थी ARY पर के हुकूमत यानी इमरान खान साहब ने कुछ वजारतों में रद्दोबदल किया था, लेकिन फिर ही साथ में ही वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने एक उस ख़बर की तरदीद की थी कि यह ख़बर दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाज़ लोग थे जो उसी पे डटे हुए थे और उनका कहना था कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, और ख़ान साहब कुछ वज़ीरों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, इसलिए उनसे वो वज़ारतें वापस लेके उन्हें दूसरी कोई वज़ारत सौंपने का इरादा रखते हैं। और आज ही जब हमें ख़बर मिली कि असद उमर साहब उन्होंने ख़ुद ही इस्तीफ़ा पेश किया है, क्योंकि वो ये महसूस कर चुके थे कि ख़ान साहब मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और ख़ान साहब वो चाहते हैं कि उन्हें तवानाई की वज़ारत दी जाए, लेकिन उन्होंने चट इनकार कर दिया कि मैंने किसी वज़ारत को कबूल नहीं करना और मैं हुकूमत में रह के काम करूँगा एक MNA के तौर पे, लेकिन किसी वज़ारत को नहीं लूँगा। इसका मतलब है कि असद उमर साहब अगरचे वो ऊपर से तो कर रहे हैं बात, हंसी मजाक में वो बात कर भी जाते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना वो भी चौधरी निसार साहब की तरह एक बहुत बड़े दुख और गहरे अफसोस का यानी इजहार कर रहे हैं और उसका शिकार हैं, और एक नफसियाती दबाव के शिकार थे। तभी इन्होंने ख़ुद ही ये महसूस किया कि ख़ान साहब उनकी वज़ारत से यानी वो नहीं है। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने बात करनी थी शाहिद साहब से। शाहिद साहब की कॉल मिल गई। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। शाहिद साहब, पहले ख़बर थी कि अफ़गान तालिबान भी और अमेरिका भी यकसर अफ़गान हुकूमत को मुज़ाकरात में नज़रअंदाज करता रहा है, लेकिन अभी हाल ही में ख़बर मिली है कि अफ़गान हुकूमत का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंचा है, जिस पे अफ़गान तालिबान ने एक हंसी मजाक वाला एक जुमला भी कहा था कि ये मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी शादी के लिए। तो क्या यानी ये क्या ऐसा क्या हो गया यानी एक मुख्तसर से अरसे में कि यहाँ से तालिबान भी उन्हें बिठाने के लिए राज़ी हो गए और अमेरिका भी बिठाने के लिए राज़ी हो गया। पहले तो हुकूमत अफ़गान हुकूमत यकसर नज़रअंदाज थी, अब उनको इन्वॉल्व किया गया है, तो क्या यह वजह क्या बनी है? देखिए, अभी एक माह पहले जो दोहा में मुज़ाकराती जो 5वीं बैठक हुई थी, उसमें हमने ये कहा था कि उसमें अच्छी खासी पेशरफ्त जो है उसके इतलात है जी। तो शायद यही वजह है मेरे मुताबिक कि उसमें कुछ अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला पर ज्यादा जोर दिया है। तालिबान ने पहले भी कहा था कि हम अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनसे तो बात नहीं करेंगे, अलबत्ता अफगानिस्तान में जो मौजूदा और बड़े हैं, जो और सियासी जमातें हैं, अपोजिशन में है या दूसरे रहनुमा है, उनके साथ जो है बैठेंगे, उनके साथ अंदरूनी मामलात और अंदरूनी पॉलिसी उस पर बातचीत करेंगे। तो अभी जो बातचीत दोहा में जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, वहाँ की इंस्टीट्यूट है उनकी जानिब से, दोहा हुकूमत की जानिब से मुनक़िद हो रही है, तो उसमें अफगान हुकूमत को नहीं बुलाया गया है, बल्कि अफगान हुकूमत की जो नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं, उसमें ये शर्त तालिबान ने लगाई है कि सिर्फ वो अपनी जाती नजरिए, जाती जो मौक़िफ़ है वही पेश करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान के लिए वो तजावीज़ पेश करेंगे, हुकूमत की जानिब से कोई एजेंडा वो पेश नहीं करेंगे।
ना हुकूमत की जानिब से जो उन्होंने कुछ कहा है या वो जो कुछ चाहती है इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से, तो उस हवाले से वो बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ तजावीज के हद तक उनको बुलाया गया है। तो सिर्फ ये जो पाकिस्तान चूंकि अभी इस मामले से निकला है, पाकिस्तान को एक तौर पर निकाला गया है, दबाव के तहत पाकिस्तान को देश से निकाला गया है, इस पूरी जो डायलॉग हो रही है उससे, तभी अफगान हुकूमत चाहती है कि हम ये साबित करें कि हम खुद कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को इसी वजह से निकाला कि हम खुद जो है अपना मुस्तकबिल। अच्छा शाहिद साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान को अगर ये मुज़ाकरात से निकाल देते हैं और पाकिस्तान के जो साबिका किरदार को फरामोश कर देते हैं, तो क्या समझते हैं ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो जाएंगे या फिर किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान के किरदार को मनफी करना, उसको नज़रअंदाज करना, ये तो मेरे ख़्याल में एक अक्लमंदी की बात नहीं है। अमेरिका, ट्रंप जैसे लोग भी पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं, पाकिस्तान से मिन्नत तरले करते हैं कि हमारी मदद की जाए अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गान तालिबान या हुकूमत अफ़गान की अगर वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर देते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर पाकिस्तान को इस पूरी डायलॉग से निकाल दिया जाता है और पाकिस्तान की हैसियत और उसमें जो किरदार अदा किया है उनकी नफी की जाती है, तो फिर ये मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पहले भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें पाकिस्तान को जब निकाला गया और पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी उसमें भी दिखाई थी, लेकिन पूरा इल्जाम फिर पाकिस्तान पर लगाया गया। तो इस दफा भी यही कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को निकालने की वजह है वो जनाब इमरान खान साहब की जो बयानात थे वही उसी की वजह है कि उन्होंने बाजूर में जो जलसा हुआ उसमें उन्होंने अफगानिस्तान में जो तालिबान की हिमायत में यानी कि ये कहा कि तालिबान की हुकूमत आने वाली है इस बाबत। अगरचे उन्होंने हकायक की बुनियाद पर बात की थी, लेकिन अफगान हुकूमत ने उसी को जो है बुनियाद बना के पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ महाज गर्म किया रखा और ये समझा कि ये अफगानिस्तान की उमूर में मुदाखलत है। तो और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब एक बार फिर कहा कि वो भी हुकूमत होनी चाहिए, तो ये दो बातें अफगान हुकूमत को खटक रही थी और वो ये समझ रहे थे कि गोया हमारी हैसियत कोई नहीं है और पाकिस्तान की हैसियत इसके है, यानी तालिबान के मुकाबले में वो कह रहे थे। अच्छा शाहिद साहब, पाकिस्तान को जो अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान को निकाला है मुज़ाकरात से, या तालिबान भी इस पे राजी है? देखिए, पहले शुरू में तालिबान ने भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया था और ज़ल्मे खलीलजाद ने भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया था, जबकि खुद अशरफ गनी की हुकूमत उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार को इस सिलसिले में तस्लीम किया था। लेकिन जब मैंने पहले बताया कि जब इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए जो अफगान हुकूमत में मुदाखलत की जानिब इशारा कर रही थी, तो इसके बाद जाके अफगान तालिबान को ये लगा कि अब इसका इल्जाम डायरेक्टली हम पर आने वाला है कि वो पाकिस्तान को खुद अफगान तालिबान जो है वो इन्वॉल्व कर रही है। तो खुद तालिबान चाहती है कि पाकिस्तान इस पूरी मुज़ाकरात का हिस्सा रहे और जो है अफगान हुकूमत गोया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के ज़ेरे असर होकर ये मुज़ाकरात करा रही है। तो इसके बाद जाके ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इसने कोई किरदार अदा नहीं किया है, हालांकि खुद इन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा था कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में किरदार अदा किया है। तो चूंकि पाकिस्तान पर एक बड़ा जो है तालिबान पर जो एक बड़ा इल्जाम लगने वाला था, उससे बचने के लिए तालिबान ने जब उन्होंने दबाव बढ़ाया अफगान हुकूमत ने, तो चूंकि मैंने ये कहा कि पेशरफ्त हो चुकी है अफगान जो मुज़ाकरात की एक हद तक जो है उसमें पेशरफ्त हो चुकी है, तो अब उन्होंने भी इसकी मुज़ाकरात में जो किरदार है पाकिस्तान को ज्यादा लाजमी नहीं समझा, तालिबान ने भी ज्यादा लाजमी उसको अब नहीं समझा है। आगे जाकर उन्होंने अफगान की अंदरूनी मामलात को, अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को ज्यादा जरूरी समझा है। इस बिना पर तालिबान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के किरदार को अब जो है इसमें कम रखा जाए। तो उनकी जानिब से भी वो किया गया है और जो अफगान हुकूमत है उनकी जानिब से पाकिस्तान को बाहर रखने की वो पॉलिसी अपनाई गई है। तो दोनों जानिब से पॉलिसी अपनाई गई है। तो अभी आप क्या समझते हैं दोहा में जो अभी राउंड होगा मुज़ाकरात का, इसको हम आखिरी कहें या फिर इसके बाद मज़ीद की भी तवक्को रखी जा सकती है, या फिर क्या नतीजा निकलेगा? ये अफ़गान मसला तो लटका हुआ है और अटका हुआ है, तो अभी क्या कहते हैं इस हवाले से, ये जो अभी का राउंड है? देखिए, ये जो ये राउंड है ये उस 5वीं बैठक का छठा बैठक नहीं है, यानी मुज़ाकरात जो अमेरिका के साथ हो रहे हैं, डायलॉग जो अमेरिका के साथ जारी है, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये इंट्रा अफगान डायलॉग है। अफगानिस्तान के अंदरूनी जो दड़े हैं, अफगानिस्तान की जो अंदरूनी मामलात है, उस बाबत खुद अफगानियों से बात हो रही है। इसमें खुद जो है
वो ज़ल्म खलीजात इसमें शामिल नहीं, बल्कि इसमें अशरफ गनी भी शामिल है, इसमें चीफ आफ्ताब जो है वो अब्दुल रहीम सलामी वो भी शामिल है, इसी तरह इसमें जो अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह है वो भी इसमें अब्दुल्लाह सालेह भी इसमें शामिल है। तो ये अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात की बाबत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें अमरीका शामिल नहीं और न ही वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा है जो अमरीका के साथ हो रहे हैं। तो शायद साहब ये भी एक खबर कुछ दिन कबल चली थी कि अफ़गान तालिबान अल-फतह के नाम से एक ऑपरेशन का उन्होंने ऐलान किया था, तो उसमें क्या वो अपने जो ज़ेर कंट्रोल इलाके थे उसमें कोई कुछ कर रहे थे या फिर मज़ीद उनका इरादा था कि मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा किया जाए? उस हवाले से फिर क्या ख़बर है? देखिए, बाद जो अफगानिस्तान में बाद लोग थे जो तजियाकार थे उनकी जानिब से बारहा ये बयानात आ गए थे, और बल्कि जो दूसरी ममालिक है जो वहाँ पर जो बैठे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं उनकी जानिब से बाज़ दफ़ा ये बयानात आए थे कि गोया तालिबान मजबूर होकर, तालिबान नाकाम होकर अब मुज़ाकरात पर मजबूर हो गए हैं। और तालिबान ने शुरू में ही बताया था, मैंने भी बताया था कि देखिए मुज़ाकरात कोई हतमी चीज़ नहीं होती है, मुज़ाकरात अफगानिस्तान में अमन के क़याम का हतमी जरिया बिल्कुल भी नहीं है, क़तआन नहीं है। मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं और मुज़ाकरात में कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन बाकी अफगान तालिबान ने अपनी जंग जारी रखी हुई है, बल्कि उसमें मजीद तेजी लाई है। बाकी जो नया अल-फतह के नाम से उन्होंने ऑपरेशन का ऐलान किया है, तो ये उसी सिलसिलावार एक सिलसिला है जो 2007 से जारी है। 2007 से उन्होंने हर बार बहार के मौसम बहार में वो एक नई ऑपरेशन का ऐलान करता है, तो इस दफा भी उन्होंने मौसम बहार ही की और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक नई ऑपरेशन का ऐलान किया है। तो ये मजीद कोई जो है कोई दूसरी मोड़ नहीं ले रहे, बल्कि उसी सिलसिले को जारी रखे हुए है। और क्योंकि वो पैगाम देना चाहती है कि हम कमजोर नहीं है, हम लड़ सकते हैं, हम मजीद भी लड़ेंगे। हमारे पास अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो ऑलरेडी हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम के जरिए अमेरिका को यहां से निकाले। तो वो जो लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान अब नाकाम हो चुके हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उन लोगों को पैगाम देने के लिए उन्होंने ये नई ऑपरेशन का जो है अपने जो है वो तेज कर दिया, हमने तेज कर दिया है। नई ऑपरेशन का आगाज वो एक सिलसिलावार चीज है, वो अपने सिलसिले को की बका के लिए है। बाकी जंग जो तेज किया हुआ है तो उन लोगों के लिए एक पैगाम के तौर पर उन्होंने वो तेज किया हुआ है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे शाहिद साहब से। वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ है, अगर मुमकिन हो और कॉल मिल जाए डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा को या फिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को, ताकि हम असद उमर साहब के जाने के हवाले से उनसे बात करें कि पीटीआई के अरस्तू तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद ख़जाने का क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था हर एक वो बड़ा पुरुमीद था, क्योंकि इससे कबल असद उमर साहब जिस कंपनी के साथ थे उस हवाले से कहा जा रहा था कि असद उमर साहब ने उस कंपनी की पोजीशन को बहुत हद तक मुस्तहकम किया था और उनको वहाँ पे माहाना बहुत अच्छी मुराद मिलती थी, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया और पीटीआई में आ गए, सियासत में आ गए। और जब पीटीआई की हुकूमत नहीं थी तब पीटीआई अपोजिशन में थी, तो तब हमने बारहा वो तकारीर असद उमर साहब की रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि बारहा वो हुकूमत पे तनकीद भी करते रहे। जब डॉलर ऊपर चला गया तब की उनकी एक यादगार तकरीर मौजूद है। जब पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई और जब दीगर जो अशियाई ज़रूरत हैं वो जब महंगी हो गई मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, तब असद उमर साहब की धुआंधार वो तकरीरें आज भी मौजूद हैं जिसमें वो कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हुकूमत को। लेकिन अब जब पीटीआई की वो हुकूमत मिली और सब कुछ उनके हाथ में आ गया, ख़जाना भी उनके हाथ में आ गया और हुकूमत की लगाम उनके हाथ में आ गई, और असद उमर साहब, वही असद उमर साहब जिन्हें अरस्तू कहा जाता था, मुआशी अरस्तू, वो जब उन्होंने बागडोर संभाली ख़जाने की और जब संभाली गई तब भी अच्छी उम्मीदें रखी लोगों ने कि बहुत बेहतर होगा। एक अरसे तक यही ख़बरें चलती आ रही थी और यही बयानिया था पीटीआई का कि ये जो सब कुछ जो किया धरा है ये पिछली हुकूमत की नाकामी है, पिछली हुकूमत ने कर्ज़ा ज़्यादा लिया, पिछली हुकूमत ने ये किया वो किया। लेकिन आज क्या वजह बनी कि वही बयानिया पीटीआई का नाकाम हुआ और बुरी तरह से नाकाम हुआ। अगर ये सब कुछ पिछली हुकूमत का किया धरा था तो फिर असद उमर साहब को वक्त मिलना चाहिए था इस ख़जाने को मुस्तहकम करने के लिए, इस
डगमगाती मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वक्त देने के बजाय उन्हें ही फारिग कर दिया गया और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला काला ज़रूर है। पिछली हुकूमत का यकीनन इसमें हिस्सा हो सकता है, जो मईशत की बर्बादी है। हर एक हुकूमत ने पाकिस्तान को लूटा है, हर एक सियासतदान ने लूटा है और खूब से खूब तर लूटा है, और पिछली हुकूमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है इस तबाही में, इस मईशत के जवाल में। लेकिन अपने वज़ीरों को वक्त ना देना और उनको कारकर्दगी के बुनियाद पे रद्द-बदल करना उनमें, यकीनन ये पिछली हुकूमत के साथ साथ इस हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। यही सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर ये सब कुछ पिछली हुकूमत का किया धरा था तो फिर खान साहब अपने वज़ीरों की कारकर्दगी से मुतमईन क्यों नहीं थे, क्यों? और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या पीटीआई में सबसे काबिल तरीन शख्स डॉक्टर असद उमर साहब को ही समझा जाता था। जब डॉक्टर असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना साहब की ये हालत थी, जब उनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि उन्हें 8 से 9 महीने में वज़ारत से इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो बाकी जो वज़रा थे उनकी क्या हालत होगी ये खुदा जाने। नई हुकूमत में वज़ारत का जो मेयार है, वज़ारत देने का जो मेयार है, वो खुदा जाने क्या है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम तरीन सूबे का सीएम सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, जो कि बिल्कुल खामोश तबा इंसान हैं, जिनके ऊपर सादगी का भी एक लेबल लगा हुआ है। लेकिन सियासत में सादगी, खामोशी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि केपी के सीएम साहब जनाब महमूद ख़ान साहब भी सादा तबा इंसान हैं, खामोश हैं। अगर इसके बरक्स हम देखें तो वफाकी वज़ीर हैं फैसल वावडा साहब, वो बहुत ही इंतहाई उनकी ज़ुबान चलती है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब हैं, वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनकी भी ज़बान बहुत तेज़ है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ख़ान साहब के नज़दीक वज़ारत का जो मेयार है वो या तो इंतहाई खामोश इंसान हो या फिर इंतहाई मुँह फटा इंसान हो जिसकी ज़ुबान तेज़ चलती हो। अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो फिर फवाद चौधरी की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। सीएम पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह सीएम केपी जनाब महमूद ख़ान की कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं। फैसल वावडा साहब जो कि पीटीआई के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं, उनकी कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं। अगर रद्द-बदल कारकर्दगी की बुनियाद पे था तो फिर इनको तो बहुत पहले एक अरसा कबल एक तरफ कर देना चाहिए था, उनको तब्दील कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे दबंग हीरो जो सुपरमैन है पीटीआई के शहरयार अफरीदी साहब, उनके बड़े चर्चे थे और उनके हवाले से अवामी राय ये थी कि पीटीआई में यही एक तगड़ा वज़ीर है जो थाने में भी पहुंच जाता है, जो कचहरियों में भी पहुंच जाता है, जो ऑफिसेज़ में भी पहुंच जाता है, जो अवामी मुकामात पे जाता है, अवाम की बात सुनता है, अवाम का दुख दर्द समझता है, इदारों पे छापे लगाते हैं और इदारों के जो अहलकार हैं, जो अहदेदार हैं, उनसे पूछ-गुछ करते हैं। वो वज़ीर भी उनकी नाकामी वो पता नहीं है, अवाम की नज़रों में तो वो अच्छे थे, लेकिन ख़ान साहब ने उनको भी बरतरफ कर देने का फ़ैसला किया है। असद उमर साहब के हवाले से भी राय अच्छी थी, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी यही रही कि आज उन्होंने ख़ुद ही वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मेरे ख़्याल में हमारे मेहमानों की कॉल नहीं मिली, तो अभी मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए और पाकिस्तान के अमन को गारत करने के लिए जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासिर हैं, जो जिनके ख़तरात हमारे सरों पे मुंडला रहे हैं, उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए आप पाकिस्तानी हुकूमत का ख़ास कर अपनी पाक फ़ौज का और सिक्योरिटी इदारों का साथ दें। ऐसी सूरत हाल में ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की हिफाजत की ये सिर्फ़ सिक्योरिटी इदारों की नहीं, बल्कि बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें, इस कौम की हिफाजत करें और इस मुल्क के लिए हम कुर्बानी दें। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।